Hello friends, welcome back to my YouTube channel Tania's Learning Ledger. Today we are going to start our second chapter of business studies, that is Principles of Management of class plus 2. First of all students, I am very sorry that I am uploading my video very late after 2 or 3 days. Okay, so let's get started. So students, सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते क्या है? जैसे कि हमने देखा है, जैसे हम जो 9th-10th में जब साइंस करते हैं उसमें थोड़े लॉज आते हैं, इकोनॉमिक्स करते हैं उसमें भी लॉज आते हैं। जैसे साइंस में तो लॉ ऑफ मोशन और भी हम कह सकते हैं बहुत सारा कुछ आता है, ठीक है। वैसे हमें मैनेजमेंट में भी थोड़े प्रिंसिपल दे रखे हैं जो कि किसने दिए हैं? हेनरी फ्योल ने। किसने दिए हैं? हेनरी फ्योल जो है ना, ये फ्रांस का बंदा था। इसने हमें थोड़े से प्रिंसिपल दिए हैं। इसने कैसे दिए हैं? इसने ऑब्जर्वेशन से दिए हैं। इसने कुछ मतलब ऑब्ज़र्व किया कि अगर हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उससे हमें लोगों का कैसा रिएक्शन या कैसा बिहेवियर देखने को मिलता है, ठीक है। उससे एक्सपेरिमेंट किया। जैसे मैं आपको ना यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड वाला प्रिंसिपल करवाऊँगी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जो कमांड है वो एक तरफ से जानी चाहिए। मतलब कोई काम करना है ना, तो उनको जो ऑर्डर इंस्ट्रक्शन है वो एक तरफ से मिलनी चाहिए। अगर सब अपनी चलाएंगे, सब अपना ऑर्डर देंगे तो काम सही नहीं होगा। तो उसने क्या किया? उसने एक ग्रुप बनाया, ठीक है। उसका एक हेड बनाया, ठीक है, बॉस बनाया। उसको कहा कि तुमने सारा काम सुपरवाइज करना है, सिर्फ तुम्हारी कमांड चलेगी, जो तुम कहोगे वही होगा। तो देखा कि आगे से लोगों का कैसा बिहेवियर देखने को मिला, हमें क्या आउटपुट मिली उस चीज़ की, ठीक है। तो ये हो गया, ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट किया, वहाँ से ही हमें प्रिंसिपल्स मिले हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको पहले प्रिंसिपल का मतलब बता देती हूँ। ये एक बेसिक स्टेटमेंट होती है जो कि हमें अंडरस्टैंड करवाती है और गाइड करती है सोचने के लिए और कोई भी एक्शन लेने के लिए, काम करने के लिए। ये एक फंडामेंटल ट्रुथ है जो हमें दो और मोर वेरिएबल के बीच में जो भी सिचुएशन दी होती है उसको एक्सप्लेन करने में, बताने में मदद करता है, ठीक है। इसकी अगर हम फीचर की प्रिंसिपल्स जो होते हैं ना, ये ब्रॉड और जनरल गाइडलाइन होती है डिसीजन लेने के लिए। अगर हमें कोई भी डिसीजन लेना है ना तो हम इनकी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। इनकी अगर हम फीचर की बात करें, यूनिवर्सल एप्लीकेशन होती है, हर एक जगह ये एप्लीकेबल होती है। जनरल गाइडलाइंस, नॉर्मल सी चीज़ें बताई हैं हमें। परफॉर्म्ड में प्रैक्टिकल एंड एक्सपेरिमेंट में बेस्ड है, ऐसे नहीं मनगढ़ंत कुछ भी बना दिया। फ्लेक्सिबल है, जैसे सिचुएशन चेंज हो रही है वैसे वैसे ही चेंज होते रहते हैं। मेनली बिहेवियर, मेनली पर्सन के या किसी के बिहेवियर से रिलेटेड है, इसलिए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जैसा आप उनको, अगर वो कहते हैं ना, जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे, तो वैसा ही है कि जैसा हम उनको इंस्ट्रक्ट करेंगे वैसे वो हमें काम करके देंगे, ठीक है। ये हमारे कुछ 7 प्रिंसिपल हैं। इसके बाद हम और भी करेंगे। जैसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क, कि हमें जो भी काम करना है ना वो हमें डिवाइड कर देना चाहिए। जैसे हमें फैक्ट्री में 500 मार्कर बनाने हैं, रेड एंड ब्लू मार्कर बनाने हैं, ठीक है। तो हमें कुछ रेड को बोल देना चाहिए, मतलब जैसे 10 बंदे, 5 को कह दिया रेड बनाओ, 5 को कह दिया ब्लू, काम डिवाइड कर दिया। ऐसे नहीं नॉर्मली बोल दिया कोई ब्लू बना रहा है कोई रेड बना रहा है, उससे प्रोपोर्शनेटली नहीं बनेंगे, या तो रेड ज़्यादा बन जाएंगे या ब्लू, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है। काम डिवाइड कर दिया, ठीक है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस बंदे से हम काम कर रहे हैं ना, जैसे कि एक हेड बना दिया, ठीक है, उसको कह दिया कि हमें 500 मार्कर चाहिए, तो हमने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि 500 मार्कर चाहिए, और साथ में अथॉरिटी भी दे दी कि 500 मार्कर बनाने के लिए तुम जो भी इंस्ट्रक्शन देना चाहते हो तुम दे सकते हो। अपने हिसाब से काम, वर्कर्स को हैंडल करो और हमारा काम करवाओ, ठीक है। ये हो गया हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें ना बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है अगर हमें कोई भी काम अपना डन चाहिए तो, ठीक है। डिसिप्लिन का मतलब होता है ऑब्जे करना, आज्ञा का पालन करना, कि हम जो भी इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अगला बंदा हमारी बात सुने, हमारी बात का पालन करे, डिसिप्लिन में रह के काम करे। यूनिटी ऑफ कमांड, एक ही बॉस हो, एक ही तरफ से कमांड जा रही हो कुछ भी काम करने की। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जैसे कि यहाँ पे तो सीईओ बैठा है, यहाँ पे मैनेजर बैठा है, जो
वो है ना, वो सब सुपीरियर से इंफीरियर की तरफ जानी चाहिए हमारी जो मतलब इंस्ट्रक्शन है, कमांड है। ऐसे नहीं मैनेजर इसको इंस्ट्रक्ट कर रहा है, ये इसको कर रहा है, इससे काम गलत हो जाता है। ठीक है, जो भी हम देखो, अगर कोई भी वर्कर हमारे फैक्ट्री में काम करने आता है तो उसका एक मोटा मोटा सा ऑब्जेक्टिव होता है कि उसको प्रॉफिट अर्न करना है, बहुत सारे पैसे कमाने हैं, रेम्यूनरेशन कमाना है। ठीक है, लेकिन उसका तो यही इंटरेस्ट होता है कि मेरे को पैसे कमाने हैं। लेकिन ये मैनेजर का फ़र्ज बनता है, चलो ये वाला भी तो सही है, ये वाला भी इंटरेस्ट होना चाहिए, वो हो गया इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ठीक है, लेकिन जो फैक्ट्री का हेड होगा, बॉस होगा, उसका तो ये नहीं होगा ना कि वर्कर को बहुत पैसे मिले, उसका तो ये होगा कि उसका काम पूरा होना चाहिए, सही क्वालिटी की गुड्स प्रोवाइड हो। तो ये मैनेजर का काम होगा कि वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जनरल इंटरेस्ट में कन्वर्ट करे, कि सब बंदों का एक ही ऑब्जेक्टिव हो कि हमें टाइम पे काम पूरा करके देना है। ठीक है, टाइम पे काम, अच्छा अच्छी क्वालिटी की गुड्स प्रोवाइड करनी है। ठीक है, फेयर रेम्यूनरेशन टू वर्कर, वर्कर का जो काम है ना उसको अपने काम के रिलेटेड बहुत सही, जिसको बिल्कुल सेट लगे कि हाँ मेरा काम इतना है, मेरे को इतनी सैलरी है, रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए, उतना उसको वेज इंसेंटिव सैलरी देनी ही चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे 7 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, सो स्टूडेंट्स हमारा जो 8th प्रिंसिपल है ना वो है इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सबसे पहले डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि हमारी जो भी काम हो रहा है, मेन फर्म का जो डिसीजन मेकिंग है वो एक जगह पे है। जैसे मेरा कोई भी मतलब ऑफिस है, ठीक है, और उसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, मतलब जो भी जितनी भी ब्रांचेज है कहीं मर्जी, लेकिन जो भी डिसीजन है ना वो मैं ले सकती हूँ। मैं बठिंडा में रहती हूँ, ठीक है, तो मैं बठिंडा से ही हर एक डिसीजन होगा। डिसेंट्रलाइजेशन की फर्म की भलाई के लिए हम हर एक ब्रांच के मैनेजर को ये अथॉरिटी दे दें कि तुम्हें जो भी सही लगता है, हमें सिर्फ अपना गोल जो है वो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो हमें अचीव्ड चाहिए, तुम डिसीजन ले सकते हो। वो कि डिसेंट्रलाइजेशन की हमने हर एक के हाथ में पावर दे दी, सेंट्रलाइजेशन की सिर्फ मेरे हाथ में पावर है, मैं ही डिसीजन ले सकती हूँ हर एक की जगह में। ठीक है, तो ऐसे हमारी फैक्ट्री में भी होता है कि हमारे जो सबऑर्डिनेट नीचे काम कर रहे हैं, जैसे पहले टॉप लेवल, फिर बॉटम मीडियम मिडल लेवल, फिर लोअर लेवल। ठीक है, हम इन सबको अपने अपने हिसाब से अथॉरिटी दे दें कि अपना काम पूरा करवाने के लिए तुम कोई भी डिसीजन ले सकते हो, कोई भी सामान मंगवाना तुम ले सकते हो, हर एक चीज़ मेरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम हर एक बड़े से बड़ा डिसीजन भी ले रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया सेंट्रलाइज इफेक्टिव, कि जहाँ ज़रूरत है उतनी ही उनको पावर दी जाए। ठीक है, स्केलर चेन, स्केलर चेन में क्या होता है, ये टॉप लेवल, ये सुपीरियर लेवल, मतलब नीचे वाला। ठीक है, तो मतलब जो हमारा ऑर्डर है वो ऊपर से टॉप की तरफ, टॉप से नीचे की तरफ हमारा ऑर्डर आएगा। ठीक है, ऑर्डर सिर्फ यूनिटी ऑफ कमांड की तरह नहीं है कि हमने बंदे को किसी को कह दिया। ऑर्डर का मतलब ये है जहाँ पर ज़रूरत है उतने बंदों को काम मिले। ऑर्डर ऑर्डर का मतलब ये भी है कि जो बंदे की जो जगह है, एवरी वन एंड एवरीथिंग, हर एक उनको वही जगह मिले। जैसे कि उनको अगर सुपरवाइज़र की कोई भी एडवाइस चाहिए तो हमें पता होगी सुपरवाइज़र का कैबिन है कहाँ, इसको हम एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो इक्विटी, मतलब सबको इक्वल रखा जाए इक्विटी में। ठीक है, मतलब सबको इक्वल रखा जाए, उन्हें जस्टिस दी जाए, और काइंड के मतलब काइंडलीनेस के साथ रखा जाए। ऐसे नहीं है कि हम उन्हें तंग कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा जो है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है वर्कर को जल्दी जल्दी काम नहीं मिलता। ठीक है, अगर उन्हें काम मिलता तो उस जगह पे जाके हम अपने में भी लगाएं। अगर हम कहीं पे जाते हैं और काम करना है तो हमें वो काम समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, टाइम लगता है, अगर हम समझ गए अपना काम निकलवा के हम वर्कर्स को हटा दें तो मतलब उनकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर आपका ये काम अच्छा होगा, सही से आप सही वर्क करोगे तो हम आपको परमानेंट कर देंगे, हम आपको रख लेंगे। ठीक है, इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, गोल्स ऑब्जेक्टिव को ही कह देते हैं कि हमारा कोई भी काम करने के पीछे ऑब्जेक्टिव होता है, इनिशिएटिव होना चाहिए, और वो हम अपने वर्कर को समझाएं कि हमारा ये इनिशिएटिव है, हमें इसको एक्वायर करना है।
ठीक है। स्पिरिट दे कोर्स स्टूडेंट्स, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें होता है टीम वर्क एंड कोऑपरेशन, कि हमें सबको अपने साथ लेके चलना है, सबको हमें अपने साथ लेके चलना है। टीम वर्क और कोऑपरेशन होना चाहिए एम्प्लॉयज़ के बीच में, ठीक है। ऐसे नहीं है कि कोई अपनी मर्जी से कुछ कर रहा है, कोई अपनी मर्जी से कुछ कर रहा है, ठीक है। स्पिरिट दे कॉर्प्स का मतलब ये भी होता है कि इफ़ेक्टिव जो है ना, हमारी इफ़ेक्टिव कंट्रोल होना चाहिए हमारे मेंबर्स के ऊपर। जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, इनिशिएटिव है, वो सिर्फ इंडिविजुअल नहीं, वो पूरे ग्रुप का होना चाहिए। जैसे कि हमने कोई भी टास्क दिया अपने मतलब वर्कर्स को काम करने के लिए, वो सिर्फ इंडिविजुअल का इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, वो हमारे ग्रुप का इनिशिएटिव होना चाहिए। स्टूडेंट, जो आज मैंने करवाया ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आ जाता है एग्ज़ाम में, तो ना आप इसको रिटर्न प्रैक्टिस करो, लिख के रखो, रिटर्न प्रैक्टिस, ठीक है। ये आज जैसे मैंने कि आपको यहाँ पे 14 करवाए हैं, आप ये कर लो, ये आ जाता होता है क्वेश्चन में, पेपर में, ठीक है। सो हियर वी आवर वीडियो फॉर दिस चैप्टर इज डन। इसके आगे भी थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहेंगे, आई विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको कुछ और भी नए अपडेट्स चाहिए, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता, तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। एंड फॉर मोर वीडियोज स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।